वैल्यूएशन क्या होता है? तो वैल्यूएशन क्या होता है कि किसी प्रॉपर्टी, जैसे कोई बिल्डिंग हो या कोई हमारी इंडस्ट्री हो या कोई हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हो या कोई हमारा लैंड हो, किसी भी प्रॉपर्टी का जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिस टेक्निक से हम उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसे हम क्या करते हैं? वैल्यूएशन कहते हैं। और जो हमारा वैल्यूएशन होता है, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हम वैल्यूएशन करते हैं। तो आज हम लोग पर्पज ऑफ वैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या पर्पज होता है वैल्यूएशन करने का। तो सबसे पहला पर्पज क्या होता है? बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टीज। दूसरा क्या होता है? टैक्सेशन। थर्ड क्या होता है? रेंट फिक्सेशन। फोर्थ क्या होता है? सिक्योरिटी ऑफ लोन। फिफ्थ क्या होता है? वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। ये हमारा मेन पर्पज होता है वैल्यूएशन का। सबसे पहला पर्पज हमारा क्या है कि बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टीज। अगर हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसको खरीदने या बेचने से पहले उसका हम प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करते हैं कि हम उस प्रॉपर्टी को कितने में खरीदें या कितने में बेचें। तो मेन पर्पज हमारा क्या हो जाएगा? पहला बाइंग और सेलिंग। किसी प्रॉपर्टी को अगर हम खरीदेंगे या बेचेंगे, तो खरीदने या बेचने से पहले हम उसका क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करेंगे कि हम कितने में उसको खरीदें और कितने में उसको बेचें। सेकंड जो है टैक्सेशन। अगर हम कोई टैक्स का निर्धारण करते हैं, कर का निर्धारण करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन करने के बाद ही हम टैक्स का निर्धारण करते हैं कि हम टैक्स किस बेसिस पे या किस रेट से हम उस पर टैक्स लगाएंगे। थर्ड हमारा क्या है? रेंट फिक्सेशन। अगर हम कोई रेंट पर कोई भी प्रॉपर्टीज या कोई हम फ्लैट लेते हैं या रूम लेते हैं, तो हम पहले उसका रेट का जो वैल्यूएशन होता है वो करते हैं। वैल्यूएशन करने के बाद हम रेंट डिसाइड करते हैं कि हम कितना रेंट हम पर मंथ या पर ईयरली के हिसाब से उसका पेमेंट करेंगे। तो रेंट फिक्सेशन हम वैल्यूएशन, कोई रूम अगर लेते हैं या कोई बिल्डिंग लेंगे या कोई हम होटल पे ही कोई रूम लेते हैं, तो सबसे पहले उसका हम क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं कि पर डे के हिसाब से हमारा क्या चार्ज होगा, या पर मंथ क्या चार्ज होगा, या पर ईयरली हमारा चार्ज क्या होगा। उस हिसाब से हम उसका वैल्यूएशन करके रेट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है सिक्योरिटी ऑफ लोन। जो हमारा लोन होता है उससे रिलेटेड जो हम सिक्योरिटी देते हैं, उसका भी हम सबसे पहले वैल्यूएशन करने के बाद ही लोन की सिक्योरिटी को लिए हम अप्लाई करते हैं या उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या है? वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर हम किसी प्रॉपर्टीज को अगर हम सेल कर दें या खरीद लें, तो उसके पहले हम उसका क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे। सपोज दैट हमारे पास ये कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को हमें परचेज करना या खरीदना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका हम वैल्यूएशन करेंगे। किस हिसाब से? प्रेजेंट के वैल्यू के हिसाब से। प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका वैल्यूएशन करेंगे। फिर उसके बाद हम रेट डिसाइड करेंगे कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है या बिल्डिंग है उसका क्या वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। फिर उसके बाद हम उसका रेट डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा मेन पर्पज होता है वैल्यूएशन करने का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा वैल्यूएशन होता है उस पे बेसिस हमारा एक टर्म्स आता है ग्रॉस इनकम। तो ग्रॉस इनकम क्या होता है कि ग्रॉस इनकम, अगर हमारे पास कोई सोर्स है, जिस सोर्स से हमें टोटल इनकम प्राप्त होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस इनकम बोलते हैं। सपोज दैट अगर कोई हमारे पास होटल है, अगर हमारे पास कोई एक होटल है,
तो इस होटल का ग्रॉस इनकम कितना होगा, इससे इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इस होटल से जितना हमारा टोटल इनकम होगा, इस होटल से जितना हमारा टोटल इनकम होगा, टोटल इनकम, वो टोटल इनकम हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस इनकम कहलाएगा। यानी कि ये हमारा सोर्स हो गया होटल, और इससे हमें टोटल एक इनकम मिलेगा, इस इनकम को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस इनकम बोलते हैं। अब ग्रॉस इनकम जो होता है, ग्रॉस इनकम से अगर हमें नेट इनकम फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेट इनकम फाइंड आउट करने के लिए ग्रॉस इनकम से आउटगोइंग इनकम, आउटगोइंग सोर्स जो होती है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी, जो इनकम हमें मिलेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, नेट इनकम कहलाता है। जैसे सपोज दैट ये हमारा कोई होटल है, इस होटल से हमें एक ग्रॉस इनकम हमें मिलता है, इस होटल से हमें एक ग्रॉस इनकम मिलता है। अब इस होटल में कई सारे वर्कर्स को हम रखते हैं इसके मेंटेनेंस के लिए, इसमें वर्क करने के लिए। तो वर्कर्स को हम किस बेसिस पे रखते हैं, उनके वेजेस के बेसिस पे, उनकी सैलरी के बेसिस पे हम वर्कर को होटल में रखते हैं। तो जब हम वर्कर को होटल में रखेंगे तो उनको क्या करना पड़ता है, हमें कुछ सैलरी देनी पड़ती है। तो अगर हम वर्कर को सैलरी उसी इनकम से देते हैं, तो अगर हम होटल से कितना नेट इनकम हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, नेट इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग सोर्सेस करके जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारा क्या होगा, नेट इनकम होगा। अगर हम नेट इनकम फाइंड आउट करते हैं, नेट इनकम, तो नेट इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग, ये हमारा क्या होता है, नेट इनकम होता है। ठीक, तो इस अगर होटल का नेट इनकम हमें फाइंड आउट करना तो हम क्या करेंगे, उस होटल का जितना ग्रॉस इनकम होगा उसमें से अगर आउटगोइंग को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, नेट इनकम कहलाता है। अब नेट आउटगोइंग में और भी सारे पर्पज होते हैं कि अगर हम उस होटल के मेंटेनेंस में भी कुछ चार्जेस हम रखते हैं, उसका चार्जेस भी रखते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, तो जो अमाउंट हम उसके मेंटेनेंस के लिए रखते हैं उसको भी हम किस में कंसीडर करते हैं, आउटगोइंग में ही कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से हम नेट इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपेयर्स की। रिपेयर्स, तो रिपेयर्स क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का जो टोटल कॉस्ट होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का जो टोटल कॉस्ट होगा उसका 1 से 1.5% जो कॉस्ट होता है वो हम किस पर्पज से रखते हैं, उस बिल्डिंग के रिपेयर के पर्पज से हम उतना कॉस्ट एक्स्ट्रा रखते हैं। कितना, 1 से 1.5%, ये हमारा रिपेयर कॉस्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंकिंग फंड की। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सिंकिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड क्या होता है, सपोज दैट ये हमारा कोई एक बिल्डिंग है, ठीक, इस बिल्डिंग से जो ईयरली टोटल किराया हमारा होता है, रेंट जो होता है, तो जो ईयरली टोटल रेंट होगा उसमें से एक फिक्स अमाउंट हम क्या करते हैं, सिंकिंग फंड के लिए अलग कर लेते हैं। जो हमारा टोटल ईयरली हमारा चार्ज होगा, रेंट होगा, उसका हम क्या करेंगे, एक निश्चित अमाउंट जो होगा
सिंकिंग फंड के लिए हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। जब बिल्डिंग की लाइफ हमारी जो होती है वो खत्म हो जाती है या एंड हो जाती है, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट होता है वो सिंकिंग फंड के रूप में जमा हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड बोलते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि सपोज दैट अगर हम 20,000 रुपये बैंक से लोन के रूप में लेते हैं, ठीक, 5% के रेट से। एक बैंक से हम 20,000 रुपये लोन लेते हैं 5% के रेट से, तो जो हमारा 5% का इंटरेस्ट होगा पर मंथ का, इससे अलग हम एक एक्स्ट्रा अमाउंट के रूप में अलग कर लेते हैं। यानी कि 20,000 का 5% जितना भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक, अलग करने के बाद जब हम टोटल अमाउंट बैंक को पे करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, 5% इंटरेस्ट के साथ ही बैंक में हम उसका अमाउंट पे करते हैं। ठीक, तो जो अमाउंट हम अलग करते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या अमाउंट होता है, सिंकिंग फंड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, सिंकिंग फंड का एक फॉर्मूला होता है। तो सिंकिंग फंड का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, सिंकिंग फंड आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू एस इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। सिंकिंग फंड आई इक्वल्स टू क्या होता है, एस इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। ये हमारा क्या होता है, सिंकिंग फंड का फार्मूला होता है। आई इक्वल्स टू एस इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। अब इसमें एस इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड। एस इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड। टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड। आई इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। एन इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स। कैपिटल आई इक्वल्स टू क्या होता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट। आई इक्वल्स टू क्या होगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये हमारे टर्म्स हैं जो यूज किया गया है सिंकिंग फंड के फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, अगर हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना हो आई की वैल्यू तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें सिंकिंग फंड फाइंड आउट करना हो तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट अगर फाइंड आउट करना हो तो रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरेस्ट का। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, सिंकिंग फंड के लिए डिफरेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा सिंकिंग फंड हो या एनुअल इंस्टॉलमेंट हो या नंबर ऑफ ईयर हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्वेज और स्क्रैप वैल्यू की। तो सॉल्वेज वैल्यू क्या होता है, जब हम किसी बिल्डिंग का यूज कर कर उसको कंप्लीटली एंड कर लेते हैं, तो उसको डिसमेंटल करने से पहले, जब हम बिल्डिंग का डिसमेंटल करेंगे, तो बिल्डिंग का डिसमेंटल करने से पहले, यानी कि बिल्डिंग जब हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीटली स्टैंडिंग फॉर्म में हो, खड़े फॉर्म में हो, तो तब उसका जो रेट हमें मिलता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेज वैल्यू होता है। और जब हम उस बिल्डिंग को डिसमेंटल कर देते हैं या तोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो उससे हमें वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या कहलाता है, स्क्रैप वैल्यू होता है। सॉल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। सॉल्वेज वैल्यू क्या होगा कि किसी भी बिल्डिंग को डिसमेंटल करने से पहले, यानी कि बिल्डिंग हमारी क्या है, स्टैंडिंग फॉर्म में हो, तब जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेज वैल्यू होता है। और जो स्क्रैप वैल्यू होता है, जब हम बिल्डिंग को डिसमेंटल कर देंगे, तोड़ देंगे, तो उसके बाद जो हमें रेट मिलेगा वो हमारा क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू होता है। ठीक, जो हमारा स्क्रैप वैल्यू होता है वो कितना होता है, बिल्डिंग का 10% जो हमारा होता है वो क्या होता है,
स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू हमारी कितनी होती है, 10% होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा सॉल्वेज वैल्यू होता है। सॉल्वेज वैल्यू हमारा निगेटिव भी हो सकता है। सॉल्वेज वैल्यू क्या होता है, निगेटिव भी हो सकता है, बट स्क्रैप वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि जब हम उसको कबाड़ के फॉर्म में बेचेंगे तो हमें कुछ ना कुछ उससे प्राइस मिलेगा। तो जो हमारा सॉल्वेज वैल्यू होगा क्या होगा, बिफोर डिसमेंटल द स्ट्रक्चर, एंड सॉल्वेज वैल्यू क्या होगा, बिल्डिंग के तोड़े जाने से पहले का जो हमारा वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेज वैल्यू होगा। पिछले लेक्चर में हमने एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू नेट इनकम इनटू ईयर परचेज। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू नेट इनकम इनटू ईयर परचेज। ये हमारा फार्मूला किसका होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फार्मूला होता है। इस फार्मूले से अगर हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि ईयर परचेज। ईयर परचेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ईयर परचेज इक्वल्स टू क्या होता है, ईयर परचेज इक्वल्स टू 100 अपॉन आई। आई इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा ईयर परचेज को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्रिसिएशन की। तो इसके पहले भी हमने पिछले लेक्चर में डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन किया था कि डिप्रिसिएशन होता क्या है। जब किसी प्रॉपर्टी की जो लाइफ होती है या जो उसका यूज होता है, जब वो धीरे धीरे एंड होने लगता है उसका यूज, तो उसमें हमारा क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है। अगर हमारे पास कोई सपोज दैट बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, पहले क्या होता है, लैंड का रिक्वायरमेंट होता है, प्लस जब लैंड हम परचेज कर लेते हैं तो उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। तो जब हम लैंड चार्ज या लैंड के लिए जो हम चार्ज पे करेंगे, प्लस उसमें जो हमारा कंस्ट्रक्शन का चार्ज जो होगा, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इससे हमें कैपिटल कॉस्ट मिलता है। तो कैपिटल कॉस्ट क्या होता है कि जब हमारा जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा उसमें हम जो लैंड का इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम ऐड कर देंगे, तो उससे जो हमें वैल्यू मिलेगा वो क्या कहलाता है, कैपिटल कॉस्ट कहलाता है। यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस लैंड कॉस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल कॉस्ट। और जो डिप्रिसिएशन होता है, अब सपोज दैट ये बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो इस बिल्डिंग का हम अगर 20 साल बाद इसको हम वैल्यूएशन करेंगे इस बिल्डिंग का, तो वैल्यूएशन करेंगे तो क्या होगा, इस बिल्डिंग का धीरे धीरे जैसे जैसे इसको हम यूज करेंगे इसमें क्या होता है, धीरे धीरे डिप्रिसिएशन होता है। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा, इसका कम होने लगेगा, ठीक। बट इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाती है, उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा होता है डिप्रिसिएशन। अब हम बात करते हैं डिप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला हमने पिछली बार भी बताया था, डिप्रिसिएशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पढ़ा होगा हमने PRT अपॉन 100। ये हमने फार्मूला पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट को किससे इंडिकेट करते हैं, नेट इनकम से। तो नेट इनकम इक्वल्स टू क्या होता है,
PRT अपॉन 100। अगर 100 को इधर हम ट्रांसफर करेंगे क्या होगा, 100 इंटू नेट इनकम इक्वल्स टू PRT। अगर इसको P इक्वल्स टू लिखेंगे क्या होगा, 100 इंटू PRT, सॉरी नेट इनकम डिवाइडेड बाई R इंटू टी। आर हमारा अगर एनुअली है, सॉरी टी अगर हमारा एनुअली है, ईयरली 1 ईयर का, तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, अगर T इक्वल्स टू 1 है तो P इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू नेट इनकम डिवाइडेड बाई R। ठीक, तो यही हमारा फॉर्मूला फाइनली क्या बनता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का। तो यहाँ P को हम किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो दोनों हमारा फार्मूला क्या है, सेम है, नेट इनकम इंटू ईयरली परचेज। अगर ईयरली परचेज की जगह पे हम 100 अपन आई रख दें तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, नेट इनकम इंटू 100 अपन आई। आर आई इक्वल्स टू क्या हमारा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ P इक्वल्स टू क्या होता है, 100 इंटू नेट इनकम डिवाइडेड बाई आर। आर हमारा यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप लोग इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि अगर हमें सिंकिंग फंड में आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, यानी एनुअल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास एक कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में क्या गिवन हो, अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड गिवन हो, लाइफ ऑफ बिल्डिंग जो है उसका टाइम दिया हो, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिवन हो, तो हम सिंकिंग फंड में आई की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज दैट ये हमारा एक कोई क्वेश्चन है कि अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन हो अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड 2500 रुपए, ठीक। दूसरा दिया हो लाइफ ऑफ बिल्डिंग n इक्वल्स टू 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई इक्वल्स टू दिया हो 4%। ये हमारा अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम एनुअल इंस्टॉलमेंट आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंकिंग फंड के लिए हमने अभी फार्मूला बताया, आई इक्वल्स टू एस इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। अब इसमें सिंकिंग फंड एस इक्वल्स टू हमने क्या बताया, सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड एस की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है। आई इक्वल्स टू हमने क्या बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 4% है, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.04 हो जाएगा। तो आई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0.04 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई इक्वल्स टू 0.04 आया है। और एन इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, ईयर 15 है माइनस 1, ठीक।
जितनी वैल्यू गिवन है उसको हमने इसमें पुट अप कर दिया। अब जब पुट करने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे तो आई इक्वल टू हमारा क्या आता है 125। तो ये हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट या एनुअल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आई इक्वल टू 125। तो इस तरीके से हम आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन में सिंकिंग फंड की वैल्यू ना गिवन हो तो आई की वैल्यू गिवन होता है। तो अगर आई की वैल्यू गिवन है तो हम सिंकिंग फंड एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी फॉर्मूले के बेसिस पे गिवन डेटा होगा उसमें एक डेटा जो होगा मिसिंग होगा, उसी मिसिंग डेटा को हमें क्या करना रहता है, कैलकुलेट करना रहता है। तो इस तरीके से इसमें हम जो होगा आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से जो हमें नेट एनुअल इनकम मिल रहा है वो गिवन हो क्वेश्चन में, उसके बाद जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो गिवन हो, तो हम उसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगी। चलिए क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैलकुलेट करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, ए प्रॉपर्टी ऑफ ए नेट इनकम, नेट एनुअल इनकम ऑफ रुपए 900 डिडक्टिंग ऑल आउटगोइंग all outgoing work out the capitalized value of property if the rate of interest is 6% पर एनम। तो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होगा, इसको हमें फाइंड आउट, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू होता है नेट इनकम इनटू ईयर परचेज। ये हमारा फार्मूला किसका होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का। अब इसमें क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में हमारा जो नेट एनुअल इनकम है वो गिवन है 900 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो इसमें गिवन क्या हमारा नहीं है, ईयर परचेज। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ईयर परचेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ईयर परचेज इसको क्या होता है, फार्मूला हमने बताया था 100 डिवाइडेड बाई आर। आर हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है कितना, 6% है। क्या है, 6%। तो इसको हम 6 से डिवाइड करें, क्या हमारी वैल्यू आएगी, 100 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 16.67। ये हमारा ईयर परचेज की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेट इनकम। तो नेट इनकम हमारा कितना है, 900 इंटू ईयर परचेज की वैल्यू क्या है, 16.67। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 900 इंटू 16.67 तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 50,003 रुपए। ये हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू का कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंकिंग फंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट सिंकिंग फंड टू बी डिपोजिटेड फॉर an equipment which was purchased for रुपए 80,000। life is 8 years। assume salvage value equals to 10% and rate of interest is 8%। find annual installment ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट आई की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। अभी हमने एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया है जिसमें हमने आई की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। अब इसमें हमारा क्या क्या वैल्यू गिवन है, जैसा कि हमें पता है कि वैल्यू हमारा क्या है, एक तो हमारा कैलकुलेशन क्या करना है, सिंकिंग फंड कैलकुलेट करनी है। सिंकिंग फंड के बाद हमारा क्या क्या वैल्यू गिवन है, जो हम इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं उसका रेट दिया हुआ 80,000 और उसकी लाइफ दिया हुआ 8 ईयर्स
और जो हमारा सॉल्वेज वैल्यू वो 10% है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को फॉलो करें तो हमारा, अगर उसके हिसाब से फॉलो करेंगे तो हमारा क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 100, 10 हमारा क्या होगा सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 100 इंटू रेट ऑफ जो हम परचेज कर रहे हैं इक्विपमेंट उसका रेट क्या है 80,000। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी 8,000 रुपये। ठीक, ये हमारी क्या हो जाएगी आई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ये हमारा अब क्या हो जाएगा सॉल्वेज वैल्यू जो हमारी 10% है उसके हिसाब से हमारा ये वैल्यू हो जाएगा आई इक्वल्स टू 800 रुपये। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या और गिवन है, एन इक्वल्स टू गिवन है टाइम कितना है 8 ईयर्स है। ठीक, उसके बाद और क्या गिवन है क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, आई इक्वल्स टू हमारा कितना दिया हुआ 8%। तो आई इक्वल्स टू 8% है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.08, ये हमारा आई की वैल्यू हो जाएगा। अब ये हमारा जो आई की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, ये हम किसके बेसिस पे कैलकुलेट किए हैं, जो हमारी सॉल्वेज वैल्यू है उसके बेसिस पे। अब इस बेसिस पे अगर हमें सिंकिंग फंड फाइंड आउट करना हो तो सिंकिंग फंड के लिए उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, सिंकिंग फंड इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू। सिंकिंग फंड इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू। ठीक, ये हमारा सिंकिंग फंड का फॉर्मूला हो जाएगा। अब जो हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट हमारा कौन सा होगा, जो हमारा इक्विपमेंट का टोटल कॉस्ट है उसको हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे टोटल कॉस्ट के जगह पे, कितना है 80,000 है, माइनस सॉल्वेज वैल्यू हमारी कितनी आई थी 8,000। सॉल्वेज वैल्यू हमारी कितनी आई थी 8,000, यानी कि 8,000 जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा 72,000। ये हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, सिंकिंग फंड एस की वैल्यू होगी। ये हमारा क्या होगा सिंकिंग फंड एस की वैल्यू हो जाएगा। अब हम इसके बेसिस पे हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, हमने ये जो आई कैलकुलेट किया था ये आई हमारा क्या था सॉल्वेज वैल्यू थी, ये हमारा आई क्या था सॉल्वेज वैल्यू है। और ये हमारा जो आई इक्वल्स टू होगा ये हमारा क्या होगा एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक, अब हमने सिंकिंग फंड एस इक्वल्स टू कितना फाइंड आउट किया 72,000। अब इसके बेसिस पे हम एनुअल इंस्टॉलमेंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है एस इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एस वैल्यू कितना है 72,000, यहाँ क्या पुट करेंगे 72,000। आई इक्वल्स टू हमने क्या कैलकुलेट किया है 0.08 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.08। अब एन इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे, एन इक्वल्स टू क्वेश्चन में गिवन है एन इक्वल्स टू 8 ईयर्स, एन के जगह पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 6,769.30। आई इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 6,769। ये हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगा एनुअल इंस्टॉलमेंट आई की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में और पहले के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि पहले के क्वेश्चन जो हमने फाइंड आउट किए हैं अभी सिंकिंग फंड का, उसमें सॉल्वेज वैल्यू नहीं गिवन था, इसमें क्या था सॉल्वेज वैल्यू गिवन है। तो सॉल्वेज वैल्यू गिवन होगा तो उसके लिए हम सॉल्वेज वैल्यू जो परसेंट दिया होगा उसका वो गिवन हो तो हम उसके लिए सबसे पहले सॉल्वेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सॉल्वेज वैल्यू जो हम टोटल हमारा कॉस्ट है आइटम्स का उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने कैलकुलेट किया कितना 8,000 आया। अब एन इक्वल्स टू क्वेश्चन में गिवन था 8 ईयर्स और आई इक्वल्स टू दिया था 8%। तो इसके बेसिस पे हम सबसे पहले सिंकिंग फंड कैलकुलेट करेंगे। तो सिंकिंग फंड इक्वल्स टू क्या होता है कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू। तो कॉस्ट हमारी कितनी थी 80,000 माइनस सॉल्वेज वैल्यू 800। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू क्या आई 72,000। अब हम इस सिंकिंग फंड के बेसिस पे एनुअल इंस्टॉलमेंट आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फार्मूले में पुट करके।
तो इस तरीके से हम सिंकिंग फंड का फॉर्मूला फॉलो करके एनुअल इंस्टॉलमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन अपने अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपने अगले क्वेश्चन में हम इससे रिलेटेड कुछ दूसरे क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिए।